रोते हुए आती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर चीकू की माँ अनीता उससे बोलती है। अरे क्या हुआ चीकू, तू रोते हुए घर क्यों आ रही है? किसी ने कुछ बोल दिया है क्या? कुछ हुआ है क्या, बता। माँ, कोई क्या ही बोलेगा। आपने मेरा नाम ही ऐसा रखा है कि हर कोई बस हंसता रहता है। अरे दुनिया में एक से एक नाम है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन चीकू चीकू जैसा तो कोई नाम ही नहीं है। हर कोई मेरे नाम पर हंसता रहता है, मजाक बनाता रहता है। मुझे भी अपना ये नाम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे बेटा, लोगों का तो काम है मजाक बनाना, और लोग तो मजाक बनाते हैं। अगर तू ऐसी लोगों की बातों को दिल से लगा के बैठेगी, देख तू मुझे ही देख ले। मैं कभी भी ना लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देती। और एक तू है कि सबकी बातें सुनकर उन बातों को अपने दिल से लगा लेती है। माँ, आपका नाम तो इतना अच्छा है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे जब ये नाम मुझे ही नहीं पसंद आता, तो मैं किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करूं कि किसी को मेरा नाम पसंद आएगा। मुझे खुद यही लगता है कि जैसे मैं कोई फल हूँ। ऐसा लगता है कि किसी कुत्ते का नाम है चीकू। अरे बेटा, ये नाम मैंने और तेरे पिताजी ने बहुत ही प्यार से रखा है, और तू है नखरे दिखा रही है। अरे हमें कोई बुराई नहीं लगती, तेरे पापा बड़े ही प्यार से बुलाते हैं तुझे इस नाम से। अरे हाँ, तो माँ अगर इतना ही पसंद था तो घर का नाम रख देना चीकू। लेकिन नहीं, आपने तो पूरी दुनिया के लिए मेरा यही नाम रख दिया। आप लोग भले ही प्यार से बुलाओ, लेकिन नाम सुनकर हर किसी को हंसी तो आ ही जाती है। अगर ये मेरी जगह किसी और का नाम होता ना, तो मैं भी उस पर बहुत हंसती। लेकिन किस्मत तो देखो मेरी इतनी खराब है कि ये नाम मेरा ही हो गया। ये आजकल के बच्चे भी ना माँ बाप का प्यार नहीं देखते, बस कमियां ही देखते हैं। देख, अब तुझे चाहे अच्छा लगे या बुरा, तेरा नाम तो चीकू ही रहेगा। इसलिए तू इस नाम को अपना ले, वरना आगे चल के तुझे दिक्कत होगी। नाम रखा ही है ऐसा कि खुशी तो गलती से भी नहीं हो सकती है। चीकू, इतना ही पसंद था ये नाम तो घर में एक कुत्ता रख लेते ना और घुमाते उसे पूरा दिन। लेकिन नहीं, कुत्ता क्यों पालना आप लोगों को। बेटी हुई है ना, बेटी का नाम ही चीकू रख देते हैं। सच में हर जगह मेरा मजाक बन जाता है। मेरा तो नाम ही ऐसा है। अगर तेरा रोना खत्म हो गया हो ना, तो बता दे, मैं खाना लगा देती हूँ। और वैसे भी जिस तरह से तू घर आई है ना, तुझे देख के लगता तो नहीं कि तू लंच भी किया होगा। मेरी तो भूख ही मर गई, क्योंकि नाम के साथ लोग मुझे नॉर्मल इंसानों वाला खाना खाने देते हैं। उन्हें तो मजाक बनाना है, वो यही बोलते हैं कि लो कुत्ते वाला खाना भी तुम ही खा लो। अरे फिर तो तू ही पागल है। अरे लोग अगर तेरा मजाक बना रहे तो तुझे उनको जवाब देना भी आना चाहिए। कब तक अपने नाम को दोष देती रहेगी? तू ना लोगों को जवाब देना सीख ले। चीकू को अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने नाम से काफी ज्यादा चिढ़ा करती थी। ऐसे ही काफी समय तक चलता है और इसी बीच अनीता चीकू की शादी रोहित नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद चीकू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है, लेकिन चीकू की सास उसके नाम का काफी ज्यादा मजाक बनाया करती थी, क्योंकि उसका नाम कुछ था ही ऐसा। ऐसे ही एक दिन चीकू की सास चीकू को आवाज लगाकर बोलती है। आ आ ए चीकू, आ बेटा, खाना खा ले तू। आ आ ये क्या तरीका है माँ जी किसी से बात करने का। अरे मैं इस घर की बहू हूँ और आप ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ। थोड़ा सोच समझ कर तो बोलिए। मैं आपकी बहू हूँ और अपनी बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? या फिर आपको बात करने की तमीज नहीं है? इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, किसी कुत्ते से कैसे बात करनी चाहिए? आपको थोड़ी बहुत अकल है या नहीं? बहू, तू बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती है। अरे मैं तो बस तुझे बुला रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने चीकू बोला, तुरंत मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कुत्ते को बुला रही हूँ। और कुत्तों से तो मुझे बड़ा लगाव है ना, इसलिए मैं कुत्तों की तरह बुलाने लग गई। लेकिन तेरा नाम तो बहुत अलग है, बहुत सही है तेरा। है ना माँ जी, चीकू बहुत सही नाम है। आप भी रख लीजिए, फिर आपका नाम चीकू हो जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि सबको कितनी हंसी आती है। अभी तो बड़ी हंसी आती है ना आपको, दांत दिख रहे हैं आपके। जब आपका नाम चीकू रहेगा और जब लोग आपका मजाक बनाएंगे ना, तब आपका मुंह बन जाएगा। और तब मैं देखती हूँ कि कैसा लगता है। बात बात पर हंसी आ जाती है ना, नाम का मजाक बनाती हो, तब बनाना मेरे नाम का मजाक। बहू, मैं तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुझे इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा, और बुरा लग भी क्यों रहा है। तू तो बचपन से ही ऐसे मजाक सुनती आई होगी ना। चीकू कुत्ते का नाम होता है या फिर किसी फल का नाम होता है, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू का नाम है और तेरा नाम ही ऐसा है बहू कि मैं क्या करूँ, हंसी ही आ जाती है। ये भी नाम कोई रखने वाला है क्या? एक से एक नाम बता देती हूँ मैं अभी,
ताकि तू अपने बच्चों का नाम रखते टाइम गलती ना करे। मैं अपने पोते पोती का नाम ऐसे बिल्कुल नहीं रखना चाहती। चाहती तो मैं भी नहीं थी माँ जी कि मेरा नाम चीकू हो, लेकिन मेरे माँ बाप ने रख दिया। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती थी कि उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी ना। फिर हर जगह चीकू चीकू नाम फेमस हो गया। मुझे इतने लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं, लोगों के हंसी मजाक का कारण बनना पड़ता है। मुझे भी तो बुरा लगता है ना। और आप जैसे लोग होते हैं कि किसी की फीलिंग्स के बारे में सोचते नहीं है, बस अपने मजाक की पड़ी रहती है। कभी दूसरे की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए माँ जी। चीकू हर जगह अपने नाम का रोना गाने लग जाती है और चीकू का ऐसे ही मजाक बनता रहता है। धीरे धीरे अब चीकू का ससुराल में बहुत ज्यादा मजाक बनने लगता है। चीकू को कई बार तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही एक दिन चीकू अपने पति के साथ पार्टी में जा रही होती है। तभी चीकू की सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू मत जा पार्टी में। वहाँ पार्टी में तेरा लोग मजाक बनाने लगेंगे और तुझे बुरा लग जाएगा कि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं है। अब लोगों को तेरा नाम फनी ही लगेगा ना, लेकिन तुझे बुरा लग जाएगा। इसमें लोगों की थोड़ी ना गलती है। इसलिए एक काम कर, तू जा ही मत, ठीक है ना? ना तो तुझे बुरा लगेगा और ना ही लोगों को तेरे नाम पर हंसी आएगी। माँ जी, आप यही चाहती हो ना कि मैं पार्टी में ना जाऊँ? तो ठीक है, मैं जा ही नहीं रही। मेरे नाम पर हंसी आती रहती है ना, तो ठीक है, आप एक काम करो, अच्छे से हंस लो। पता नहीं कैसी सास मिली है मुझे, अपनी बहू का सुख दुख नहीं देखती, बस अपनी हंसी की परवाह करती है। कोई बात नहीं, अब शांति से बैठकर आप हंसती रहो। मुझे भी आपके हंसने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातें मुझे परेशान नहीं करती। तेरा नाम कैसा है बहू? अरे मैं नहीं चाहती कि मैं इतना पर लेकिन हंसी पर किसका कंट्रोल है। खैर, तेरा मन है जाने का तो एक काम कर, तू चली जा पार्टी में। मैं तो बस समझा सकती थी, आगे समझना ना समझना तेरे ऊपर है। चीकू को धीरे धीरे अपने नाम से बनने वाले मजाक की आदत हो गई थी। अब उसे इतना कुछ खास बुरा भी नहीं लगता था। कई दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन चीकू के घर पे मोती के नाम से खत आता है। चीकू उस खत को पकड़ती है और बोलती है, अरे, ये मोती किसका नाम है? हमारे घर में तो कोई मोती नहीं है। एक बार जाकर पूछती हूँ माँ जी से। चीकू तुरंत वहाँ से अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये मोती किसका नाम है? वो ये मेरा नाम है। अरे अरे माँ जी, मोती आपका नाम है क्या? अरे रे माँ जी, और आप तो मेरे नाम का मजाक बनाती थी, और आपके तो खुद का नाम का मोती है। सही में माँ जी, कितना सही नाम है आपका तो। इसी तरह दोनों सास बहू एक दूसरे के नाम पर हंसने लग जाती हैं। सुमन का शादी के बाद उसके ससुराल में पहला जन्मदिन था। सुमन के ससुराल वाले सुमन को बिल्कुल एक बेटी जैसा प्यार करते थे, इसलिए वो लोग उसके जन्मदिन पर घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। सुमन के जन्मदिन की पार्टी में बहुत लोग आते हैं। उसी पार्टी में सुमन अपनी दोस्त प्रिया से मिलती है। सुमन प्रिया से मिलकर बहुत खुश होती है। प्रिया, तुझसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी सुमन, बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी शादी के बाद हम अब मिले हैं। और बता, सब ठीक है? हाँ यार, सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करते हैं, कभी भी बहू की तरह नहीं समझा। हाँ हाँ, ये तो दिख ही रहा है कि वो लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। चल ये सब छोड़, तुझे तेरा गिफ्ट दिखाती हूँ मैं। हाँ हाँ, जल्दी दिखा। इस जन्मदिन पर तू मुझे क्या देने वाली है? सुमन अपने जन्मदिन के उपहार के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। प्रिया अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है और सुमन को देती है। सुमन बॉक्स को खोलती है और उसमें लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू प्रिया, इस छोटे से प्यारे से उपहार के लिए। ये उपहार नहीं है, तुझे ये इसलिए नहीं दिया कि अपने घर में सजा कर रखे। रखूं नहीं तो और क्या करूं? मैं इस बार वृंदावन गई थी तो सोचा तेरे लिए इस जन्मदिन पर लड्डू गोपाल दे दूं तुझे। और हाँ, तू लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखिए। तुझे पता है ना कि इन छोटे से लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वो भी अपने बच्चे की तरह। खाना खाने से पहले इनको खाना देना होगा, सोने से पहले इनको सुलाना होगा, कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना। ये सब तो कर ही सकती है ना तू? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अब ये लड्डू गोपाल जी मेरे घर के नए सदस्य हैं।
तो इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। सुमन और प्रिया दोनों बात करने लगते हैं और कुछ देर बाद केक कट होता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुमन जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है और कृष्ण जी की मूर्ति लेकर उनको नहलाने के लिए चली जाती है और उनसे बात करते हुए कहती है, आपका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है आप बहुत ही प्यारे हैं। आज से मैं आपका ख्याल रखा करूंगी और मैं आपको एक बहुत ही प्यारा नाम दूंगी और आज से आपका नाम है लड्डू और आप मेरे लड्डू गोपाल हुए। सुमन लड्डू गोपाल को नहलाती है और फिर अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करती और भोग लगाती। सुमन लड्डू गोपाल की सेवा में इतनी मग्न हो जाती है वो अपनी बाकी घर वालों को भी भूल जाती है। तभी उसकी सास सरला सुमन को आवाज लगाती है, बहू कहाँ है तू? आज हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सरला की बात सुनकर सुमन जल्दी से लड्डू गोपाल को मंदिर में रखती है और सरला के पास जाती है। जी माँ, बस 5 मिनट में आपको खाना देती हूँ। क्या है ना कि मैं लड्डू को तैयार कर रही थी। लड्डू? कौन लड्डू? कोई बच्चा है क्या अपने घर? माँ जी, कोई बच्चा नहीं है बल्कि घर में छोटे से लड्डू गोपाल आए हैं। मेरी दोस्त ने मुझे जन्मदिन पर उपहार दिया था। अच्छा, अब मुझे खाने को दे दे बहू, भूख लगी है, भूख के मारे जान निकल रही है। सुमन सरला को खाना ला कर देती है और अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुमन हर दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के बाद सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को तैयार करती है, भोग लगाती है, फिर बाकी के घर वालों के लिए खाना बनाती है और पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में निकाल देती है। ऐसे ही एक दिन सरला सुमन को कहती है, बहू तू जल्दी से घर का काम खत्म कर ले, उसके बाद हमें थोड़ा शॉपिंग करने के लिए बाजार जाना है। शॉपिंग? पर किस लिए? आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं बहू, रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो उसके लिए तुझे शॉपिंग तो करनी होगी ना। माँ जी, मैं क्या करूँगी शॉपिंग करके? रक्षाबंधन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो कोई भाई ही नहीं है ना। सुमन इतना बोलकर रोने लगती है। सरला उसकी आंखों में आंसू देखकर भावुक हो जाती है और उसे चुप कराती है। तू रो क्यों रही है? अगर तेरा भाई नहीं है तो क्या हुआ? तू इतने दिनों से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, तो इस साल अपने लड्डू गोपाल को ही राखी बांध दियो। मैं कहती हूँ ना, तू अपने लड्डू गोपाल को अपना भाई बना ले। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। आज से लड्डू गोपाल ही मेरे छोटे भाई हैं और आज से मैं उनको हर साल राखी बांधा करूँगी। हाँ बहू, चल अब देर मत कर, जल्दी से तैयार हो जा और अपने कपड़े लेने चलते हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन घर में कोई नहीं है और हम अपने लड्डू गोपाल को घर में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? हम कुछ देर के लिए अपने पड़ोसियों के घर छोड़ देंगे। ठीक है माँ जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ। सुमन जल्दी से अपने कमरे में जाती है और कुछ पैसे और पर्स लेकर उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने पड़ोसी के घर में छोड़ देती है। वहाँ से वो शॉपिंग करने चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सुमन को लड्डू गोपाल की याद आने लगती है और वो सरला से कहती है, माँ जी, हम वापस घर चलते हैं। क्या हुआ बहू, घर वापस क्यों जाना है तुझे? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे अपने लड्डू की बहुत याद आ रही है। ना जाने हमारी पड़ोसन उसका ख्याल रख भी रही होगी या नहीं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वो भी तेरे लड्डू गोपाल का अच्छे से ख्याल रखेंगे और अभी तो बस 5 मिनट ही हुए हैं हमें बाहर आए हुए। पर माँ जी, परवर कुछ नहीं बहू, अब जल्दी से चल, हमें घर वापस भी तो जाना है। सरला सुमन का हाथ पकड़कर बाजार ले जाती है। बाजार में दोनों कुछ राखी खरीदते हैं। कुछ दूर चलने पर सुमन को लड्डू गोपाल के कपड़े दिखाई देते हैं। सुमन लड्डू गोपाल के लिए कपड़े और राखी दोनों खरीद लेती है। सुमन इस राखी के लिए बहुत खुश थी। घर आते हुए अचानक से एक कुत्ता उसके हाथ से कपड़े और राखी लेकर भाग जाता है। सुमन कुछ दूर उसका पीछा करती है, लेकिन कुत्ता अचानक से गायब हो जाता है। तो सुमन वहीं खड़ी होकर रोने लगती है और घर आती है। सुमन को देखकर सरला कहती है, बहू चुप हो जा, अब रोने से कपड़े और राखी वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। पर माँ जी, वो कपड़े और राखी मैंने अपने भाई के लिए बड़े ही प्यार से लिया था और वो कुत्ता उसको छीनकर भाग गया। सुमन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोते रोते सो जाती।
कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो टेबल पर वही कपड़े और राखी देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी उसका पति रवि बाथरूम से फ्रेश होकर आता है। अरे तुमको अपने सामान का कोई होश वोश है कि नहीं है? कपड़े बाहर ही छोड़कर यहाँ आराम से सो रही हो। रवि जी, ये कपड़े आप कहाँ से लाए? ये वही कपड़े और राखी है जो कुत्ता मुझसे छीनकर भाग गया था। ये कपड़े और राखी मुझे अपने गेट के बाहर मिला। मुझे लगा तुम भूल गई होगी, इसलिए मैं अंदर उठाकर ले आया। सुमन अपने लड्डू गोपाल के कपड़े देखकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वही नाचने लगती है, ये सोचकर कि कल की राखी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बार की राखी वो अपने लड्डू गोपाल के साथ मनाने वाली है। तभी अचानक उसे अपने लड्डू गोपाल की याद आती है और वो अपने पड़ोसी के घर जाकर लड्डू गोपाल को लेने जाती है। जैसे ही वो पड़ोसी के घर जाती है, गेट पर ताला देखकर परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, ये लोग तो मेरे लड्डू को घर में बंद करके चले गए। कपड़े और राखी मैं लाई तो हूँ, लेकिन मेरे लड्डू के साथ रक्षाबंधन मनाऊंगी कैसे? पता नहीं कब तक आएंगे ये लोग। सुमन खुद से बोलते बोलते अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती है और पड़ोसी की राह देखने लगती है। तभी सरला उसे गेट पर बैठा देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, बाहर बैठकर किसका इंतजार कर रही है तू? माँ जी, अपने पड़ोसी लड्डू गोपाल को घर में बंद करके चले गए हैं। अब मैं उनके साथ राखी कैसे मनाऊंगी? भगवान ने कपड़े और राखी तो वापस दिला दिया, लेकिन लड्डू को कहीं और ही बंद कर दिया। तू पागल हो गई है क्या? जाकर मंदिर में देख, तेरे लड्डू मंदिर में ही बैठे मक्खन खा रहे हैं। जैसे ही सुमन सरला की बात सुनती है, वो जल्दी से घर के मंदिर में जाती है तो देखती है कि लड्डू गोपाल तो सच में घर में ही है और वो खुद से कहती है, वाह लड्डू गोपाल, तेरी लीला अपरंपार है। मुझे तो लगा इस साल भी मैं राखी नहीं मना पाऊंगी, लेकिन आपसे मेरे आंसू देखे नहीं गए और खुद ही मेरे घर आ गए। मैं कल के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कल मैं अपने भाई को जो राखी बांधूंगी। अगले दिन सुबह सुमन अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से नए कपड़े पहनाती है और उनको राखी बांधती है और भोग भी लगाती है और इस तरह से लड्डू गोपाल बड़ी ही चमत्कारी रूप से अपनी और सुमन की राखी को अनोखी राखी मानते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत। ज्योति सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में ही आरती कर रही होती है। तभी अचानक से उसके साथ सरला की आवाज आती है। अरे बहू, माँ जी, कितनी बार कहा है आपको कि पीछे से आवाज मत दिया करो, मैं डर जाती हूँ। और तुझे कितनी बार कहा है कि पूजा की थाली हमेशा से पीतल की लिया कर, और तू हमेशा स्टील की थाली में ही पूजा कर देती है। तो क्या हुआ माँ जी, आरती ही तो करनी थी, अब चाहे वो स्टील की प्लेट हो या पीतल की थाली। बहू, बात वो नहीं है। पीतल की थाली को शुभ माना जाता है, जिससे देवी देवता खुश होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। माँ जी, पूजा पूजा होती है, देवी देवता इसमें भी खुश हो जाएंगे। अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं? ये तो समझने को राजी ही नहीं है। इसकी पूजा मेरा काम दूजा हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोचने लग गई? मुझे पूरा यकीन है आप मुझे मन ही मन खूब गालियाँ दे रही होंगी, लेकिन मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुझे कोई फर्क पड़ेगा क्यों? घर में देवी देवता मेरे है तो पाप तो मुझे ही लगेगा ना। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? पागल औरत, मुंह के सामने से थाली को हटा। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरे घर की बहू बनकर आई थी। ये सब छोड़, मुझे ये बता कि कल जो मैंने फल रखे थे वो कहाँ है? माँ जी, वो फल तो अपनी जगह ही है। कहाँ? कहीं तूने कूड़ेदान में ही तो नहीं डाल दिया ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो। माना मैं आपकी नजरों में बेवकूफ हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि भगवान को चढ़ाने वाले फल कूड़ेदान में डाल दूँ। बातें बनाना बंद कर और ये बता कि कल फल कहाँ रखा है? माँ जी, ये देखिए, ये रहे सारे फल, भगवान को चढ़ा दिए। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। अरे फल हमेशा काट कर ही चढ़ाना चाहिए। वो माँ जी। चल निकल यहाँ से, किसी काम की नहीं है। मेरा काम बस बढ़ा दिया तूने। कभी तो अच्छा काम कर लिया कर, ताकि सास का काम दूजा ना हो। माँ जी, मैं जो चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, वो मेरी तारीफ के साथ साथ इज्जत भी करता। बहुत तारीफ लायक तो तू है ही नहीं, और इज्जत लायक तो मैं तुझे मानती नहीं। जाकर चाय बना ला। सरला ज्योति को मंदिर से भगाकर
चाय बनाने भेज देती है। ज्योति रसोई में चाय बनाते हुए खुद से बोलती है, माँ जी अपने आप को समझती क्या है? मैं इनके सामने चाहे कितना भी अच्छे से काम कर लूं, लेकिन इनको मेरा काम पसंद ही नहीं आता है। तांबे या पीतल की थाली से पूजा करना है, भला इस बात में कौन सा सेंस है? पूजा तो पूजा होती है, भगवान तो खुश होते हैं ना पूजा से, फिर चाहे पूजा कैसे भी कर लो। ज्योति खुद से बात करते हुए चाय बनाती है और सरला की पूजा खत्म होने के बाद उसको चाय देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ज्योति आए दिन सरला का काम को बिगाड़ कर उसका काम पूजा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन विमला आती है और वो विमला को देखकर सरला कहती है, विमला आजा आजा, तेरा ही इंतजार था, अच्छे समय पर आई है, आजा चाय पी ले। नहीं, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, मुझे तो कुछ और काम था। कुछ पैसे वैसे की जरूरत है क्या? अगर कुछ चाहिए तो बता, अभी दे दूंगी। अरे नहीं सरला, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो तेरे घर इसलिए आई थी कि कल मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसीलिए तेरी बहू की मदद चाहिए। तुझे मेरी बहू की मदद चाहिए? मत ले उसकी मदद, वो तेरा काम बढ़ा ही देगी। पैसे देने के लिए तू तैयार हो गई और अपनी बहू को मदद करने के लिए मना कर रही है। कैसी है तू सरला? वैसे तो पूजा पाठ में तेरी बहुत आस्था है और काम के समय पता नहीं कहाँ चली जाती तेरी सारी श्रद्धा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। मेरा भला तो तब होगा ना जब कल तू अपनी बहू को मेरे घर मदद के लिए भेजेगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। माँ जी अगर मैं विमला आंटी के घर थोड़ा काम ही कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? तो चुप कर, घर में कम रायता फैलाती है क्या जो अब दूसरों के घर जाएगी रायता फैलाने? आहा, अब दूसरों का घर हो गया सरला। जाने दे, मैं शर्मा जी की बहू को बुला लूंगी। आज पता चल गया कि तू कितनी मतलबी है। अच्छा मेरी माँ, कल तेरे घर मेरी बहू आ जाएगी, लेकिन बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, फिर तू खुद संभाल लियो। हाँ ठीक है, तेरी बहू मुझे बहुत समझदार लगती है, सब काम कर लेगी। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह ज्योति अच्छे से तैयार होकर विमला के घर जाती है और उसकी मदद करती है। कुछ देर बाद विमला ज्योति को कुछ फल ला कर देती है और काटने को कहती है। ज्योति फलों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रख देती है और इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर बाद विमला फलों के बड़े बड़े टुकड़े देखकर वो ज्योति के पास जाती है। ज्योति बहू, तुम यहाँ घूम रही हो? क्या हुआ आंटी जी, आपको कुछ काम है क्या? मैंने जो फल काटने के लिए दिया था तुझे, वो तूने बहुत बड़े काट दिए हैं, जाकर इनको छोटा करके आ। आंटी जी मुझसे ये नहीं होगा, अब ये बात तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी, अब आप खुद कर लो। बैठे बैठे मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे पर तुझे यहाँ काम करने के लिए ही बुलाया था, ना इधर उधर की बातें और घूमने के लिए। आपको क्या लगता है मैंने काम नहीं किया है क्या? अगर इतना ही था तो खुद क्यों नहीं काट लिया आपने? अरे पर विमला और ज्योति में बहस हो रही होती है कि तभी सरला अपनी पुणे वाली ननद आशा के साथ विमला के घर आती है। विमला और ज्योति को देखकर आशा कहती है, भाभी वो तो आपकी बहू ज्योति है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, आज विमला के घर में सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए गई है। दोनों की बातचीत से लगता ही नहीं है कि आपकी बहू उनकी कोई मदद कर रही है। मुझे पता है बहू ने पक्का कुछ गड़बड़ किया है, तभी तो बहस कर रही है। अब इसका काम मुझे करना होगा। कौन सा काम भाभी? कुछ नहीं दीदी, उनके पास जाकर पता कर लेते हैं ना कि क्या हो गया जो काम छोड़कर दोनों बहस कर रहे हैं। आशा और सरला दोनों विमला के पास जाते हैं। क्या हुआ विमला, तू इतनी भड़क क्यों रही है इस पर? तेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, इसको मदद करने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुझे कल ही मना कर रही थी, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। ले अब करवा ले काम। अरे लेकिन ज्योति बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो उस पर इतना भड़क रही है? अरे ये पूछो कि कितना गंदा काम करती है। इसको एक फल काटने के लिए बोल दिया तो महारानी के कमर में दर्द हो गया। पता नहीं घर में पूजा कैसे करती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब कर भी क्या सकते हैं। ज्योति दोबारा काट देगी फल को। बुआ जी किस गलतफहमी में हो आप? एक बार जो काम कर दिया सो कर दिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अब कुछ और करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ। तू नहीं करेगी तो कौन, तेरी सास करेगी क्या? ये तो बहुत अच्छा विचार है आंटी जी आपका, आप माँ जी से ही करवा लीजिए। वैसे भी माँ जी पूजा करती रहती हैं घर में।
नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे घर में काम है। रुक जा सरला, कहाँ जा रही है? सारी गड़बड़ तेरी बहू ने की है, इसीलिए तू ही काम करेगी। इस फल के छोटे छोटे टुकड़े कर दे और उसके बाद फूल माला भी बनाना है। विमला सरला को सारे काम पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। सरला को देखकर आशा कहती है, बहू की पूजा और सास का काम दूजा। बहू का पूजा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तभी तो सास का काम दूजा होता है। बस करो दीदी, अब आप भी मेरा मजाक बना रही हो। भाभी, आपको काम करते देख मेरा भी मन होता है कि मैं अपने घर में भी पूजा करवा लूं। हाँ बुआ जी, आप पूजा करवा लो, मैं आपके घर पर जाकर आपकी मदद करवा दूंगी। रहने दे बहू, तू पूजा करे ना करे, लेकिन सास का काम जरूर दूजा करवा देगी। सरला की बात पर ज्योति और आशा हंसने लगते हैं और इस तरह से बहू की पूजा की वजह से सास का काम दूजा हो जाता है। सरला अपनी बड़ी बहू सुमन और बेटे रवि के साथ रहती थी। सुमन भले ही बड़े घर की बेटी थी, लेकिन उसको अपने अमीर होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। सुमन ने अपना ससुराल बहुत अच्छे से संभाल लिया था। ऐसे ही एक दिन रवि पलक नाम की लड़की के साथ शादी करके घर आता है और डोर बेल बजाता है। सुमन आती है। अरे देवर जी, आपने शादी कर ली। अगर माँ जी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पता लगता है तो लगने दो ना भाभी। वैसे भी माँ हमेशा अपनी ही चलाती रहती है, अगर उनको पता चलेगा तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो हमें ज्यादा क्या करेगी, घर से निकाल देंगी ना, तो निकालने दो ना। अरे भाभी आप परवर मत कीजिए, आप अपनी देवरानी का स्वागत कीजिए। रुको, मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों को जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी शादी सफल नहीं होगी। अच्छा ठीक है भाभी। सुमन जल्दी से जाकर सरला को सारी बात बताती है। सरला गुस्से में बाहर आती है। हाय हाय, क्या पाप किया था मैंने जो ऐसी औलाद मिली मुझको। ये लड़की को भगाकर शादी करके लाया है। मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर ही अब थू थू करेंगे। माँ हो गया आपका, बंद कीजिए अपनी ओवर एक्टिंग। अरे पलक को मैं भगा के नहीं लाया और ना ही ना मोहल्ले वाले थू थू करेंगे। मुझे तो लगता है ये सब इसी लड़की का करा कराया है। मेरे बेटे को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया और मेरे घर आ गई। माँ पलक को कुछ मत कहिए, अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो आप साफ साफ बताइए, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। माँ जी, रवि छोटा है, उसको माफ कर दीजिए। अब तो शादी हो ही गई है, तो इन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर बहू का स्वागत कीजिए। सुमन सरला को समझाती है और सरला सुमन की बात मान जाती है। दोनों नई बहू का स्वागत करती हैं और कमरे में आराम करने भेज देती हैं। अगले दिन सुबह पलक जल्दी उठकर घर का सारा काम करके रसोई में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन रसोई में आती है और कहती है, अरे देवरानी जी, आप इतनी जल्दी सोकर उठ गई? जी भाभी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है, इसलिए जल्दी सुबह उठकर घर के सारे काम के साथ साथ खाना भी बना दिया है। अरे वाह, पहले दिन आपने इतना सारा काम कर दिया। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि माँ जी मुझसे गुस्सा है, इसलिए जल्दी उठकर उनको खुश करने के लिए सब काम कर दिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी दिल की बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी बड़बोली है, बाकी सब कुछ अच्छा है। सुमन की बात सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खाने आते हैं। पलक सरला को खाना परोसती है और कहती है, माँ जी ये सारा खाना मैंने खुद ही बनाया है, आप खाकर बताइए कैसा बना है। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ। पहले खाने देगी या ऐसे ही खाने की खुशबू सूंघ के बता दूँ? जी माँ जी। अरे पलक, उदास क्यों हो रही हो? तुम्हें सुबह बताया तो था ना माँ जी के बारे में, इसलिए माँ जी की बातों को दिल पर मत लिया करो। सुमन, क्यों तू इसको सर पे चढ़ा रही है? मैं जैसी भी हूँ वैसी ही दिखाती हूँ। वैसे इससे पूछ तो जरा, इसके घर में कौन कौन है? माँ जी मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। पलक अपने माता पिता को याद करके वहीं रोने लग जाती है। सुमन उसको चुप करवाती है, लेकिन सरला उसको ताना देते हुए कहती है, लो, इसने तो पहले ही अपने माँ बाप को खा गई, ना जाने मेरे घर में किस किस को खाएगी। सुमन बहू, तू इस अनाथ लड़की से दूर रही हो। मेरे बेटे की तो मती मारी गई थी जो इस अनाथ को उठा लाया। इसको सर पे बिठा दिया लाकर मेरे। माँ जी ऐसे मत बोलिए, वो भी तो अपने माता पिता को याद करके दुखी हो गई। आप उसको प्यार देने की जगह उसको ताने दे रही हो। तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, जा जाकर काम कर, समझी? और हाँ, दिवाली आ रही है, अपने घर वालों को बोल दियो कुछ अच्छी चीजें दे दे इस दिवाली पर।
जी माँ जी। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सुमन पलक को चुप करवाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ सरला के बोल पलक के लिए और भी ज्यादा कड़वे होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन विमला के छोटे बेटे की शादी होती है, जिसमें लड़की वालों की तरफ से बहुत सारा दहेज आता है, जिसे देखकर सरला कहती है, विमला तो अब माला माल हो गई। उसकी छोटी बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है। विमला के तो भाग्य ही खुल गए। जी माँ जी। एक विमला की छोटी बहू है जो अपने घर से इतना सारा दहेज लेकर आई है। विमला की बहू तो लक्ष्मी है और मेरे घर में खैर जाने दो, अगर कुछ बोलूंगी तो गंगा जमुना बहने लगेगी। सरला फिर एक बार पलक को ताना देती है, जिसको सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पलक रोते रोते पलक के में जाती है। पलक के जाने के बाद सुमन सरला को कहती है, माँ जी, आप पलक को हमेशा ऐसे क्यों बोलती हो? एक तो वो आपको खुश करने के लिए सब करती है, लेकिन आप हैं कि उसको दहेज का ताना देती रहती हैं। तू मेरी बहू है और वही बनकर रह तू, अच्छा होगा। मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है। सरला सुमन को भी सुना देती है और वहाँ से अब चली जाती है। समय बीतता है और दिवाली आती है और सुमन के मायके से बहुत सारा सामान आता है, जिसे देखकर सरला बहुत खुश होती है। दिवाली से एक दिन पहले विमला सरला के घर आती है। सरला, कहाँ है तू? छोटी दिवाली मुबारक हो। हाँ हाँ, तुझे भी मुबारक हो विमला। और आज कैसे घर आ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई हूँ। ये सब छोड़, तू तो ये बता, तेरी बहुओं के घर से क्या क्या आया है? बहुओं के घर से नहीं, बल्कि एक बहू के घर से आया है। सुमन के मायके वालों ने गिफ्ट भेजे हैं। और छोटी बहू, तुझे पता ही है वो अनाथ और गरीब है, मैं उससे क्या ही उम्मीद करूं। सच कहूँ सरला, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तेरे बेटे को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको शादी ही करनी थी तो तुझे बता देता। चुपचाप मंदिर में जाकर शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी उस लड़की से जिसका ना तो जात का पता है ना ही खानदान का। क्या करूं विमला, अब अफसोस करके क्या ही फायदा। जो हो गया सो हो गया। वैसे तेरी बहू के घर से क्या क्या आया है? तेरी दोनों बहुएं तो बहुत अमीर है ना, वहाँ से तो बहुत कुछ आया होगा ना? हाँ सरला, मेरी दोनों बहुओं के घर से बहुत अच्छे अच्छे सामान आए हैं। क्या बताऊँ तुझे, मेरे घर में गिफ्ट रखने की जगह ही नहीं बची है। मैं तो सोच रही हूँ अभी और जो गिफ्ट्स आएंगे वो कहाँ रखूंगी। सही है, तेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है और मेरे घर में तो पता नहीं कौन आ गई। सरला और विमला दोनों बात कर रहे होते हैं, पलक की बुराइयां कर रहे होते हैं। दोनों की सारी बातें पलक सुन लेती है और रोते रोते रसोई में जाती है। सुमन रसोई में पलक को रोते देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ पलक, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? दीदी, मैं इतनी अभागन हूँ क्या? पहले मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, अब मैं माँ जी को ही सब कुछ मानती हूँ, लेकिन वो भी कभी मुझसे प्यार से पेश नहीं आती हैं। सुमन को पलक के लिए बहुत बुरा लगता है और पलक का हाथ पकड़कर सरला के पास जाती है। बस कीजिए माँ जी, आप बिल्कुल ही पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? आप अपनी ही बहू की बुराई लोगों के आगे कर रही हो। आपने कभी किसी को देखा है कि अपने घर की बात दूसरों के घर में जाकर बताएं? चुप हो जा, ये तेरी लगती कौन है जो इसकी तरफदारी कर रही है? और अब तो मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। माँ जी, आज आप चुप हो जाइए। आज से ये मेरी छोटी बहन है। अगर आपने इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो हम सभी घर छोड़कर चले जाएंगे। आपने देखा है कभी विमला आंटी को अपनी बहू की शिकायत करते हुए? आपको क्या लगता है उनकी बहू में कोई कमी नहीं है? लेकिन वो अपने घर की चीजें किसी को नहीं बोलती हैं। सुमन सरला को विमला के आगे ही सुनाने लगती है, जिसके बाद उसको एहसास होता है कि कैसे वो भी पलक को लोगों के आगे सुना देती थी और उसको कितना बुरा लगता होगा। जिसके बाद सरला दोनों बहुओं से माफी मांगती है और पलक को अपनी छोटी बहू के रूप में अपना लेती है। इस तरह से देवरानी को अपनी जेठानी का साथ मिलता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।